गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग कंपटीशंस के लिए स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अभी हम जूनियर असिस्टेंट के जो 1262 पोस्ट का एग्जाम घोषित हो चुका है अगस्त में, उसका आपको स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने कल जीएस के 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए हैं। आज मैं हिंदी का आपको ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला और उसका वर्णक्रम, जिससे देखिए आपका 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है, उसमें 20 से प्रश्न आए थे और इसमें लगभग हम 100 से ज्यादा प्रश्न देखेंगे जो 2015 से 2022 तक यूपी ट्रिपल एससी की हर परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक बार जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अलग से प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो लगभग 104 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में, मुझे नहीं लगता इन टॉपिक से बाहर, इसमें तो एटलीस्ट वर्णमाला से कोई प्रश्न आपका नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो देखिए, ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ओ, औ, ये जितने भी सीरीज आपकी पूरी दिख रही है आपको ऑप्शन ए में, ये सभी स्वर दीर्घ होते हैं। अगर आप नीचे देखेंगे, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से ई, बड़ी ई, छोटा ए, ऐ, ओ, औ में सभी स्वर आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? ठीक है, देखिए ये वाले प्रश्न बहुत बनते हैं कि कौन सा वर्ण आपका कहां से निकलता है, कंठ है, मूर्धा है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तालव्य है, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहां से प्रश्न आपका, मैं फिर से कह रहा हूं, वर्णमाला के इन 100 प्रश्नों से आपको जरूर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें देखिए कौन सा वर्ण के उच्चारण का स्थान मूर्धा है, तो यह है आपका श, री, टा और ठा। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपका यहां से पूरा आपको लिस्ट दिख जाएगी। श, री, टा, ठा ये मूर्धा से निकलते हैं। शा, छोटी ई, चा और छा ये आपके तालु से निकलते हैं। सा, ता, दा और था ये आपके दंत से निकलते हैं। और इसके अलावा छोटा आ, का, खा, गा ये आपके कंठ से निकलते हैं। तो ये सभी आपके जहां जहां से इनका उच्चारण होता है उस तरीके के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, वर्णों का वर्गीकरण कई तरीके से किया जाता है, कोई एक फिक्स इसका वर्गीकरण नहीं है। वो अभी जब आप आगे सवाल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने ऊपर ही अभी देखा है, छोटा आ, का, खा, गा कहां से निकलता है? कंठ से। तो आपका बी। ये देखिए आप बोलकर भी देख सकते हैं, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। अगर आप बोलकर देखेंगे तो का, आपकी का की जो ध्वनि आती है वो गले से ही आपके आती है। यहां पर आप देखिए पूरी लिस्ट फिर से दे रखी है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। ऊपर हमने कौन सा नहीं देखा था? ओष्ठ नहीं देखा था। तो ओष्ठ में देखिए कौन से हैं? पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा ये आपके ओष्ठ, यानी इसमें होठ का प्रयोग होता है। अंतस्थ व्यंजन ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको तो आप याद कर लीजिए बिल्कुल, या, रा, ला, वा। सीधे आपसे ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इस तरीके से प्रश्न बहुत बनता है। और फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलते हुए आपके मुख से थोड़ी सी हवा निकलती है। शा, सा और हा। ठीक है, ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? हमने ऊपर ही पढ़ा था। देखिए, स्वर की जो ये वाला क्लासिफिकेशन है ये 3 तरीके से होता है। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको जो दिखाई देगा, छोटी ई जो है ये आपका दीर्घ स्वर में नहीं आता, बल्कि ये ह्रस्व स्वर है। बड़ी ई, बड़ा आ, उ, इसके अलावा छोटा ए और ए, ओ, औ ये सभी आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नीचे आप पढ़ सकते हैं, ये भी आप प्लीज जरूर लिख कर रख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहां से भी प्रश्न बहुत बनते हैं इन तीनों कैटेगरी से। ठीक है, जहां से देखिए संभावना ज्यादा है, जितना मैंने अभी तक एग्जाम्स दिए हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूं। आगे देखते हैं, शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमने अभी देखा था, शाह का उच्चारण स्थान आपका क्या है? मूर्धा। ऑप्शन डी। यहां पर आप साइड में देख भी सकते हैं, जो दूसरा प्रश्न हमने किया था शाह, ये रहा। सारे यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है। यारा, लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो मैंने बताया था आपको अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ये दोनों देखिए, 2 कैटेगरी बहुत स्पेशल है। एक तो अंतस्थ व्यंजन की और ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन में आपके 4 आते हैं, शा, सा और हा। अंतस्थ व्यंजन में भी आपके 4 आते हैं, या, रा, ला, वा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? देखिए मैंने आपको जो बताया था, इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे ही प्रश्न हर बार इससे बनता है। तो इसमें कौन सा आपका है? या, रा, ला, वा। तो आपका ला इसमें अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, जो कंठ और तालु से मिलकर निकलता है? तो कौन सा है आपका? ए। जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, ए और आई, ये 2 इसमें आ गए आपके। आगे,
अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, इसीलिए इसे पंचमाक्षर भी आपने सुना होगा, बोला जाता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे मां का मेल का और भा से भा तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। तो जैसे सम प्लस पूर्ण, ये क्या हो गया आपका संपूर्ण। परम प्लस तु क्या हो गया परंतु। तो अनुस्वार आपका किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है अनुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक। जैसे अंग, आ और ई, ये रहा आपका ऑप्शन में देख सकते हैं। निर्नुनासिक क्या होते हैं आपके? जिनके स्वरों के उच्चारण में हवा केवल आपकी मुंह से निकलती है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई आदि। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो मैंने आपको ऊपर 3 स्वर की कैटेगरी बताई थी, क्या क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो वहां पर हमने देखा था ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी आपका संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो ऊ है हमारा बड़ा ऊ, ये आपकी इसकी श्रेणी में नहीं आता। ये किसकी श्रेणी में आता है? ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, यानी जिसमें आपका दांत का उपयोग होता है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, ता आपकी जीभ दांत पर लगेगी, दा में भी आपकी जीभ जो है वो दांत पर लगेगी, ला में भी आपकी जीभ दांत पर लगेगी, लेकिन या में आपकी जो दीत है वो यहां पर नहीं लगेगी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? या। और या कौन से उसकी श्रेणी में आता है? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था वर्गीकरण का कोई एक फिक्स टाइप नहीं है, बहुत तरीके के वर्गीकरण होते हैं हिंदी के वर्णों के। जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो देखिए, जो विव्रत स्वर है ये आपका जीव या जिह्वा के आधार पर होने वाले वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता। विव्रत स्वर क्या होते हैं? जो आपके मुख का खुलना और बंद होना है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। जब आपका पूरा मुख खुलता है या मुख का द्वार पूरा खुलता है तो उन्हें बोला जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, उन्हें बोला जाता है विव्रत स्वर। ठीक है, और इसके आधार पर देखिए और वर्गीकरण आप देखिए मुख के खुलने के आधार पर, तो यहां पर विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत, ये 4 प्रकार के आपके इसके आधार पर होते हैं। अगर जिह्वा के आधार पर बात करें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये जीभ के जिस जिस भाग के आधार पर उनका उच्चारण होता है उसके आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो विव्रत स्वर इसकी कैटेगरी में नहीं आते। विव्रत स्वर मुख के खुलने की कैटेगरी के आधार पर जो बांटा जाता है उसके उसमें आते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? ला। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वत्स का स्पर्श करता है तथा श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, देखिए ये अच्छी कैटेगरी में प्रश्न आ जाएगा। उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है और ला किस श्रेणी में भी आता है? आपका अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में भी आता है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो हमने ऊपर देखा था, ये मूर्धन्य टाइप का वर्ण है। ठीक है, मूर्धन्य। 15वें का सी होना चाहिए। ठीक है, सी ही है। बाकी देखिए फिर से आप ये देख सकते हैं, हमने ऊपर ऑलरेडी ये कर लिया है। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? देखिए फिर से वही आ गया, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, हमें 3 याद रखने हैं। तो इसमें दीर्घ कौन सा है आपका? ए और माफ कीजिए, जो आपका बड़ा आ है ये आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। ऊ आपका किस में आएगा? ऊ आएगा आपका ह्रस्व स्वर की श्रेणी में। बड़ा ऊ आता है आपका दीर्घ स्वर की श्रेणी में। ए आता है आपका संयुक्त स्वर की श्रेणी में और ओ जो आता है ये भी आपका संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। चा, छा, जा, झा, अइया, इसका उच्चारण होता है कहां से? तो ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ये तालु से इनका उच्चारण होता है। इनको आप बोलकर भी देख सकते हैं, मैंने फिर बताया, तो आपको काफी अंदाजा उससे हो जाता है। अगला देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अब आता है देखिए क्लासिफिकेशन आपका अल्प प्राण और महाप्राण वाला। ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, देखिए इसको भी बहुत अच्छे से आप करके जाइएगा। ऑप्शन देखिए वैसे ही देगा, कभी आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है, कभी पूछेगा कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है, और ऐसे ही पूछेगा आपसे अल्प प्राण से। तो देखिए क्या होता है, जो प्रत्येक वर्ग होता है, ठीक है, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं, कचट तब जिसको आप बोलते हैं, सभी को देखिए वो तो पता ही होगा। उसके आधार पर देखिए हर वर्ग का ये कह रहे हैं कि दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसको बोलने में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या जिनको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, और उनके बोलते समय हमारे मुंह से हवा भी निकलती है या वायु भी निकलती है, तो इनको बोला जाता है महाप्राण व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी
जैसे मान लीजिए आपका का वर्ग है तो का खा गा घा, तो खा वर्ग आपका जो खा हो गया और जो घा हो गया ये आपके क्या हो गए, महाप्राण व्यंजन हो गए। ठीक है, जैसे आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं गा और खा। ठीक है, तो यही फिर से बता देता हूं, ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ती है और उनको बोलते समय हमारे मुख से हवा भी ज्यादा निकलती है, उनको बोला जाता है महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, ये महाप्राण व्यंजन कहलाता है। और देखिए अल्प प्राण क्या हुआ, जो दो बचते हैं वो हमारे अल्प प्राण हो जाते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा जो वर्ण होगा वो आपका अल्प प्राण व्यंजन होगा। ठीक है, देखिए प्राण जो शब्द है, अगर आप पीएन पांडे सर वाली बुक पढ़ेंगे उसमें प्राण जो शब्द है इसका अर्थ है श्वास वायु, इसीलिए देखिए इनको बोलने में मुंह से हमारे हवा ज्यादा निकलती है। तो पहला और तीसरा क्या हो गया, अल्प प्राण, दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इनको देखिए पढ़ के भी जाइएगा, अगर आप शब्द याद करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वाली ट्रिक अच्छी है क्योंकि का चा टा ता पा इन वर्ग के वर्ण आपको सभी को पता ही होंगे, तो उससे आप निकाल सकते हैं आराम से। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो संबल ध्वनि संप्रक्त ध्वनि का आपका वर्गीकरण है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से संबल संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। देखिए कनिष्ठ सहायक भर्ती की री एग्जाम में पूछा गया है, यही आपका एग्जाम है, इस तरीके के प्रश्न आपको वहां जरूर मिलेंगे। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहां सा और बा ध्वनियों के मध्य मां ध्वनि संयुक्त हुई है। तो बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, 4 है। तीन मैंने आपको बता दिए थे, 3 कैटेगरी है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो इसमें कौन सा है, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋषि वाला रे है। तो ये 4 आपके ह्रस्व स्वर है हिंदी में। और टोटल कितने हैं स्वरों की संख्या, हमारी 11 है, ये सभी को पता ही होगा। आगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो इसी को बोला जाता है वर्णमाला, ऑप्शन डी। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, तो यह है अंग और आह। ठीक है, ऑप्शन बी। और इनको बोला क्या जाता है, ठीक है, अंग को क्या बोलते हैं आपका अनुस्वार बोलते हैं, और आह को क्या बोला जाता है, इसे विसर्ग बोला जाता है। और दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अयोगवाह। ये तो आप याद करके जाइएगा। देखिए ऐसे जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत पूछे जाएंगे, सवाल में आपको इसको उल्टा करके दे देगा अगली बार कि इनमें से कौन से अयोगवाह व्यंजन का समूह है। तो आपको अयोगवाह स्वरों का समूह है, तो क्या है आपका अंगा और आह। नीचे आप देख भी सकते हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, यानी तालु से कौन सा निकलता है, तो हमने पहले ही प्रश्न में देख लिया था, आपका झा जो है ये आपका तालु से निकलता है। ये पूरे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये हमने अभी ऊपर ही देखा, इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। अयोग देखिए मतलब क्या है, ना तो ये स्वर के साथ आते हैं ना ही व्यंजन में इनकी गणना की जाती है। और वह जो शब्द है यहाँ पर है वहन, मतलब ये चलते लेकिन दोनों में है, मतलब इनके बिना वर्णमाला हमारी माना जा सकता है अधूरी है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर एक और नया वर्गीकरण निकल कर आता है। देखिए ये हमारे 2 वर्गों में बांटा गया है, क्या से होते हैं, सघोष और अघोष। यानी अगर हम देखें जिन आप कह सकते हैं वर्णों को बोलते समय आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वो झंकृत होती हैं, यानी थोड़ा सा आपको लगेगा कि उसमें कंपन हो रहा है, वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। और जिनमें यह झंकृत नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगर आप देखेंगे सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण शा सा सा, ये सभी तथा सभी स्वर आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं, यानी इसमें स्वर तंत्रियां आपकी झंकृत नहीं होती। जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, इसके साथ साथ जो या, रा, लावा और हा जो है ये सघोष ध्वनि के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप एक वर्गीकरण हमारे पास ये नया आया। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसे वर्त से बोला जाता है। ठीक है, पूरी डेफिनेशन इन्होंने पूछ ली थी मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम में। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है, लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ग्रीवा ध्वनि। आगे देखते हैं, बाकी सारे हमने ऊपर देख ही लिए, कंठ तालव्य, कंठ है, दंतोष्ठ है, ये सभी हमने पढ़ लिए।
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ये शब्द को माना जाता है। वर्ण मत लगाइएगा, शब्द इसको बोला जाता है। भाषा के आधार पर पूछ रहा है क्योंकि भाषा की सार्थक इकाई। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये होते हैं आपके प्लुत स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इन्हें बोला जाता है प्लुत स्वर। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो यह वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन है हमारे 25। ठीक है, यहां पर आप नीचे देख सकते हैं जो मैंने बताया था, कचट तप वर्ग का चा टाता प। अल्प प्राण महाप्राण भी हमने इसी के हिसाब से देखा था। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सिंपल है, ये कंठ तालव्य। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो ये बात कर रहा है हिंदी डिक्शनरी की। तो का वर्ग के बाद अगर हम बात करें तो वहां पर आएगा आपका क्षत्रिय वाला ये शा, क्योंकि ये का और शा के सहयोग से बनता है। तो हिंदी अगर डिक्शनरी की बात करें तो वहां पर का के बाद आपको छा दिखाई देगा। देखिए ये मेरा भी गलत हुआ था, मैंने वहां पर जल्दी जल्दी में इसका खा आंसर लगा दिया था, लेकिन वो हिंदी डिक्शनरी की बात कर रहा था, तो यहां पर मेरा ये गलत हुआ था। आगे चलते हैं। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो इसमें दंत्य वर्ण है आपका सा। दिए गए विकल्पों में से सा आपका दंत्य वर्ण है जो वर्थ्य दंत मूल से उच्चारित किया जाता है। पा आपका ओष्ठ है। टा तो हमने पढ़ लिया, ये मूर्धन्य है तालु के मूर्धा भाग से। तथा हा स्वर जो है आपका ये यंत्रीय यानी काकल्य या कंठ द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो ये तो सिंपल है, आपका जो मां है ये आपका अनुनासिक वर्ण है। तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, वहां पर कौन सा प्रश्न था जो अनुनासिक और निर्नुनासिक था? तो इसमें उच्चारण आपका मुंह और नाक दोनों के संयोग से होता है, यानी नाक से भी आपका थोड़ा थोड़ा आपको इम्पैक्ट सुनाई देगा। तो माँ जब आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा नाक से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। तो ये आपका जो माँ वर्ण है इसमें अनुनासिक वर्ण है। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो इनका उच्चारण है दंत्य। स्वरों का उच्चारण क्या होता है? तो बिना किसी की सहायता से होता है। और जो व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और हर व्यंजन में देखिए आपने पढ़ा भी होगा बुक में कि सभी व्यंजनों के उच्चारण में आपका छोटे अ की ध्वनि छुपी रहती है। निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए सघोष मैंने आपको बताया था, सघोष और अघोष, इसमें जो आपकी स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं उसके आधार पर यह वर्गीकरण है। तो ये इसका वर्गीकरण नहीं है, इसके आधार पर केवल उच्छिप्त, पार्श्विक और ऊष्म व्यंजन इस कैटेगरी में आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गुरु स्वर बोला जाता है या दीर्घ स्वर उन्हें बोला जाता है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो देखिए सीधे पूछ लिया आपसे, तो क्या स्थान है? उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, काकल्य व्यंजन, ऑप्शन सी। और कौन सा आता है? हा इसके अंतर्गत आता है। हमने ऊपर जब भी पढ़े थे काकल्य वगैरह मैंने आपको बताया था, यहीं पर हमने कहीं देखा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? द्वित्व का कोई स्वर का वर्गीकरण आपका ये नहीं है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ जो है आपका ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। ठीक है, संयुक्त स्वर। अगला देखते हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन सा? स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऑप्शन ए यहां पर हमारा ठीक होगा। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर मैंने बताया था तीन प्रकार के होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो आपका कौन होगा इसमें आंसर? बी, ऑप्शन बी। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। तो स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं उच्चारण के लिए, लेकिन व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। और हर व्यंजन के उच्चारण में छोटे आ की ध्वनि आपकी छुपी रहती है। स्वरों की संख्या टोटल कितनी है हिंदी में? 11।
एक से अधिक वर्णों के मेल को, माफ कीजिए 47वां रह गया, छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा अइया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये सभी तालव्य व्यंजन कहलाते हैं और तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं। आप बोल के भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इन्हें बोला जाता है अक्षर। ठीक है, अक्षर। आगे, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? तो बड़ी ई, इसमें दीर्घ स्वर है। और बाकी आपके क्या है देखिए, ए और अ क्या है आपका? ये आपके संयुक्त स्वर है। ई क्या है आपका? ये ह्रस्व स्वर है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा, तो आपका वा जो है ये ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा है? शा सा सा हा। तो अगर ऊष्म व्यंजन आपसे पूछता तो इसका आंसर होता सा। निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, दूसरा और चौथा क्या होता है आपका? महाप्राण। पहला और तीसरा क्या होता है? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का। तो इसमें देख लीजिए आपका कौन कौन से हैं। अगर हम देखेंगे तो गा जो है, क्योंकि का खा गा, का ये तीसरा है, पहला और तीसरा आपका क्या होगा? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण इसमें से कौन सा है? अगर हम देखेंगे जा। आगे देखते हैं, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ्य वर्ण जो है वो है आपका उ। क्या? उ, ऑप्शन डी। अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, तो जिह्वा का जो जिह्वा के हम कह सकते हैं मुख के द्वार के खुलने के आधार पर जो वर्गीकरण मैंने बताया था, विवृत, आपका अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत, ये चार कैटेगरी थी। तो उसके आधार पर जो अर्धविवृत है वो कौन सा है? ए। ठीक है, अर्धविवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। अ, ए, ओ, औ। आगे, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वो बोले जाते हैं निर्नुनासिक। और जिनकी ध्वनि नासिका से भी जिसमें हमें बोलना पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। मां, जैसे मां। द्रग का वर्ण विच्छेद क्या है? तो चक्षु, द्रग, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? ये आंख के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम देखेंगे तो द, री, ग, आ, तो इसमें जो ऑप्शन है ये हमारा पहला बिल्कुल सही है, वर्ण विच्छेद इसमें यही वाला ठीक होगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ आपके कितने हो गए? या रा लावा। ऊष्म कितने हो गए? शा सा सा हा। तो 4 + 4 = 8, 8। रा का विवरण है, तो रा के देखिए सारे इसमें जो क्लासिफिकेशन है, रा किस किस श्रेणी में इसमें से आएगा? तो रा है देखिए आपका वर्त्स्य, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण मतलब कौन सा था? जो पहला और तीसरा है, तो या रा ला वा। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें ठीक होगा। आगे चलते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा है? देखिए काकल्य दूसरा प्रश्न हमने अब तक देखा है ये, तो काकल्य वर्ण कौन सा है? इसमें जो ह वर्ण है, ये हा ही देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हा का। पहले भी जो हमने देखा था वो भी यही था। हा वर्ण काकल्य ध्वनि है। तो इसमें देखिए होता क्या है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। तो देखिए हो सकता है आपसे ये डेफिनेशन में ही पूछ ले, जैसे अभी वर्त्स्य ध्वनि वाला पूछा था मंडी परिषद में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जिसमें आपका मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है। आगे देखते हैं, या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो या का उच्चारण स्थान है तालु। सॉरी माफ कीजिए, 61वां नीचे है। सभी महाप्राण व्यंजनों वाला वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? मैंने बताया था दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? महाप्राण। तो इसमें देख लीजिए, हा, चा छा, टा ठा, तो इसमें देखिए पहला ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ देखिए वही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके अल्प प्राण। महाप्राण कौन से होते हैं? सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, यानी शा सा सा हा। तो याद रखिएगा, या हमने जो यहां पर देखा था, देखिए या रा लावा, तो देखिए रा क्या है आपका? अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए यह अल्प प्राण की कैटेगरी में आता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो सभी स्पर्श व्यंजन आपके का, च, त, हाँ, ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। हाँ आपका क्या आ गया? ये आपके कौन से में आ गया? ये आपका ऊष्म व्यंजन में आ गया। या आपका किस में आ गया? ये अंतस्थ व्यंजन में आ गया। हाँ ये भी आपका ऊष्म व्यंजन में आ गया, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें होगा, क्योंकि आपसे प्रश्न में केवल स्पर्श व्यंजन पूछे हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ और तालु के सहयोग से कौन सा निकलता है? ए और ऐ। ये भी पहले आ चुका है, देखिए प्रश्न ये भी रिपीट हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं इसके प्रश्न आपको बहुत रिपीटेड मिलते हैं वर्णमाला के चैप्टर के।
स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महापार प्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण सबसे अच्छा हमारा क्या होता है? दूसरा और चौथा वर्ण देखना है सबसे पहले हमें हर वर्ग का। का, खा, गा, गा तो है नहीं, हाँ घा है हमारे पास, खा है। अब खा और घा में से ही हमारा एक आंसर होना चाहिए। अब हमें देखना है अघोष। अघोष मतलब क्या? जिसमें आपकी स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती, घ और ख। तो देखिए खा में आपकी स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं हो रही हैं, तो खा आपका इसमें सही आंसर होगा। दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? दंत और ओष्ठ मतलब होठों के सहयोग से, तो कौन सी है? व। ठीक है, व। वहां में आपका जो दांत है वो होठों पर टच करते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब उसे युग्मक ध्वनियां बोलते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ इसमें दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। पूरा कैटेगराइजेशन आप यहां पर देख सकते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला, वा, ऑप्शन डी। अंतस्थ व्यंजन किसकी कैटेगरी में आते हैं? अल्प प्राण व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण व्यंजन कहलाता है, तो कौन सा है? त, थ, द नहीं, पा, फा, बा, फा, मा नहीं, पा, फा, बा। ठीक है, तो आपका भा, ये चौथा है आपका किसका? प वर्ग का चौथा वर्ण है, तो ये हमारा महाप्राण में आएगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? मतलब जिनको बोलते हुए आपकी स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती, तो कौन सा है ये? इसमें से तो पा। ठीक है, घा में आपकी होंगी, ग में भी होंगी और बा में भी होंगी, पा में आपकी नहीं होती। प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा श, स, स, हा देखिए नहीं आता इसमें। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है जो आपके गले से बोला जाएगा? तो जो छोटा आ है हमारा ये कंठ वर्ण की श्रेणी में आता है। पा, फा, बा, भा, मा ये व्यंजन होते हैं कौन से व्यंजन की श्रेणी में आते हैं? ये तो ये आते हैं आपके ओष्ठ्य व्यंजन की श्रेणी में। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। जैसे क्या है आपके छ, त्र, ज्ञ और श्र, श्रवण कुमार वाला। तो देखिए इसमें आप ये भी याद कर जाइएगा कि ये किस किस के सहयोग से बनते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे अगर हिंदी शब्दकोश वाला प्रश्न आप देखेंगे तो वहां यही पूछा था कि का के बाद हिंदी शब्दकोश में क्या आएगा, तो वहां छ आता है, क्योंकि छ जो है आपका संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है और ये का और षटकोण वाले शा की जोड़ से बनता है, यहां पर आप देख सकते हैं, इसीलिए ये हिंदी शब्दकोश में का के बाद आता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये स्वर है, स्वर का कैटेगराइजेशन होता है। सघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें से सघोष जिसको बोलते हुए आपकी स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होंगी, तो किसमें होंगी? ब। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो शा, सा, सा, हा, तो हा ही आपका ऊष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सिंपल है, या, रा, ला, वा। आगे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? फिर से वही आया आपका, तो ऊष्म व्यंजन है आपका शा, सा, सा, हा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो कुल वर्ण लिपियां हैं आपकी 52 यानी 52। 11 आपके स्वर हैं। ठीक है, यहां पर आप पूरा नीचे देख सकते हैं। ठीक है, 11 आपके स्वर होते हैं, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे 25 होते हैं टोटल हमारे ये स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 25 होगा ये, तो 11 और 25 आपके होगा 36। इसके बाद 4 आते हैं अंतस्थ, 40। फिर 4 आते हैं ऊष्म, ये 44। फिर संयुक्त व्यंजन आते हैं, जैसे छ आपका का और षटकोण वाले शा से बना था। उसके बाद होगा आपके ये अयोग वहा हमारे हो गए 2, जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं ना ही व्यंजन में, लेकिन इनके बिना वर्णमाला हमारी पूरी नहीं होती। द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढा ये 2 होते हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए? 52 यानी 52। मध्य स्वर कहते हैं किसको? तो देखिए सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का मध्य भाग यूज होता है, तो अ, ऑप्शन डी हमारा यहां पर ठीक होगा। अगला देखते हैं, निम्न में कंठ वर्ण कौन से हैं? तो सिंपल है, आ और हा। र हलंत के साथ मा का रूप है, तो क्या रूप है ये? म्रा, जैसे निर्मम में जो आपने देखा होगा वो। ये वाला माँ, पहला वाला माँ किसका किसका है? ये रा से ऋषि वाले का है, आप यहां पर देख सकते हैं ये रा। ठीक है, और माँ अगर रा के साथ जुड़े तो क्या बनेगा? ये वाला। प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है? तो प्रा में पूर्ण वर्ण क्या है आपका? रा। इससे किसके योग से बना है आपका? हलंत वाला पा और रा, तो पूर्ण वर्ण इसमें क्या है? रा।
उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। देखिए वर्ण विच्छेद भी काफी पूछता है, ऊपर भी हमने वर्ण विच्छेद देखा था, द्रग का पूछा था, यहां पर पूछा है उद्यान का। तो क्या होगा, उ हलंत के साथ दा, या हलंत के साथ बड़ा आ जो या को पूरा करेगा, ना और आ जो ना को पूरा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो जा जो व्यंजन है ये स्पर्श संघर्षी है। क्या होता है, मुख से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण करती है, यही कारण है इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो जब आपकी हवा जो निकल रही है वो अधिक रगड़ते हुए निकले तो इसको बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। यानी हवा बाहर निकलने के लिए क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है। ए यानी बड़े ए के उच्चारण का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है आपका कंठ तालव्य, यानी सॉरी डी है, डी माफ कीजिए। कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु के सहयोग से निकलता है। शाह का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो शलजम वाले शाह का पूछ रहा है, तो ये आपके कौन से किस में आएगा, तालव्य में या तालु। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए दूसरा और चौथा कौन सा नहीं है, तो चा छा जा झा ना। इसके अलावा बात करें अगर क्योंकि जा जो है मैंने बताया आपको ये किसमें आएगा, अल्प प्राण में आएगा, चा वर्ग का ये तीसरा वर्ण है। तो पहला और तीसरा अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए विवृत जो मैंने बताया था, मुख के खुले होने के आधार पर जो होता है उसके आधार पर देखें तो ये अग्र संवृत, पश्च संवृत, विवृत। तो ये पश्च विवृत, सॉरी माफ कीजिए पश्च संवृत, ऑप्शन डी। ठीक है, माफ कीजिएगा, पश्च संवृत के आधार पर ये वर्गीकृत किया जाता है। अघोष वर्ण कौन सा है, यानी जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती? तो कौन सा है, सा। सा वैसे किस श्रेणी में आता है, ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आता है। टोटल ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4। वा का उच्चारण स्थान है, तो वाह आपका अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। जब आप वाह को बोलते हैं तो आपके दांत जो है वो होठ को टच करता है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए रिपीट हुआ वही प्रश्न मैंने आपको बताया था, किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा, क्योंकि ये का और षटकोण वाले शा के सहयोग से बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा देखिए और भी जो एग्जाम्पल है वो याद कर लीजिएगा, जो ऊपर मैंने आपको दिखाए थे, हो सकता है आपसे अगली बार वो पूछ ले कि इसके बाद क्या आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है टोटल 33। वाह व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है वाह? तो हमने बात करी थी ये अंतस्थ व्यंजन है, टोटल 4 होते हैं, यारा लावा। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो गा जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, देखिए आ गया। तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा किसकी मेल से बनेगा? तो ये बनता है आपका जा हलंत के साथ और अय्या इसके योग से। तो ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। निम्न में कौन स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है, सिंपल है आपका अय्या, ये आपका स्वर नहीं है। क्या है, व्यंजन है ये। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा दो वर्णों के योग से नहीं बना है? तो क्या नहीं बना है आपका, वा। कौन कौन से होते हैं, छात्राज्ञा और श्रवण कुमार वाला श्र। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो कौन सा संघर्षी है, फिर आया देखिए वही हा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, यानी कंठ तालु के योग से निकलता है? तो बड़ा ए, ये भी देखिए रिपीटेड है, अगर आपने ध्यान से दिया होगा, ये भी हम पहले कर चुके हैं, तो ये भी बहुत अच्छा देखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका प्रश्न अब जाएगा, काफी हमने हर तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग में नहीं है? तो का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग हैं आपके, तो टा में कौन सा नहीं है आपका, धा। ये धा किस में आता है, ता वर्ग में आता है, ता था दा धा ना। टा में क्या आते हैं, टा ठा डा ढा अणा। नीचे आप देख सकते हैं ये, देखिए ये पढ़ के आप जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी से आपको हेल्प मिलेगी महाप्राण व्यंजन वगैरह पहचानने में, संयुक्त व्यंजन वगैरह पहचानने में काफी हेल्प ये वर्णमाला का क्रम करता है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? तो दो कौन से संयुक्त स्वर हैं आपके, ए ऐ ओ औ, ये आपके संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं, पहले ही प्रश्न में हमने देख लिया था। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आ गया देखिए वर्णमाला का यूज, दूसरा और चौथा वर्ण। अब देख लीजिए कौन सा है चौथा, का खा गा घा, तो घा आपका महाप्राण व्यंजन हो गया। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, यानी जिह्वा के पश्च भाग से निकलती है और हवा जीभ के बगल से निकल जाती है आपके, कहां गया, ला, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा वर्ण आपका घोष है? तो कौन सा वर्ण घोष है, गा।
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं आपकी झंकृत होती हैं वो होते हैं सघोष वर्ण, जिसमें नहीं होती वो होते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 105 प्रश्न थे जो अभी तक 2015 से 2022 तक हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी अब पार्ट आपके लगातार आते रहेंगे। 2015 से 2022 तक के सारे प्रश्न मैं आपको हिंदी के इसमें कराऊंगा और जीएस के भी कराऊंगा। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।